जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम सिस्टमेटिकली पार्ट 1 to पार्ट 4A तक समझेंगे। पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 में हम यूनियन और टेरिटरी को समझेंगे। पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 में सिटीजनशिप के रूल्स देखेंगे। पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 में फंडामेंटल राइट्स को डिटेल्स में कवर करेंगे। पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी समझेंगे। फाइनली पार्ट 4A आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज को डिस्कस करेंगे। यह कंप्लीट फ्रेमवर्क हमें कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्लियर और स्ट्रक्चर्ड अंडरस्टैंडिंग देगा। चलिए देखते हैं आर्टिकल 1 के बारे में। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया डेट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब है कि इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करता है, लेकिन उसमें यूनिटरी बायस यूनियन वर्ड इंटेंशनली यूज़ किया गया है, जिससे ये क्लियर हो कि इंडियन फेडरेशन इंडिस्ट्रक्टिबल है, यानी स्टेट अलग नहीं हो सकता। इंडिया के टेरिटरी 3 पार्ट में डिवाइड है: स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, एक्वायर्ड टेरिटरीज। अगर एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात किया जाए, अगर कल को इंडिया किसी नए टेरिटरी को एक्वायर्ड करे, जैसे हिस्टोरिकली गोवा को पुर्तगीज से लिया गया, वो भी इंडिया का हिस्सा बन जाता है अंडर आर्टिकल 1। अब बात करते हैं आर्टिकल 2 की, जो एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट की बात करता है। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो नए स्टेट को एडमिट या इस्टेब्लिश कर सकता है, लेकिन मेनली उन टेरिटरी के लिए यूज़ होता है जो पहले इंडिया का पार्ट नहीं थे। ये पावर फ्लेक्सिबल है और पार्लियामेंट अपनी कंडीशन के हिसाब से डिसीजन ले सकता है। रियल वर्ल्ड की एग्जांपल की एक बात किया जाए तो सिक्किम को 1975 में इंडिया का स्टेट बनाया गया। पहले वो एक इंडिपेंडेंट मोनार्की था, लेकिन बाद में इंडिया ने उसे फॉर्मली एडमिट किया। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वो नए स्टेट बना सकता है, एग्जिस्टिंग स्टेट के एरियाज, बाउंड्री या नाम चेंज कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो होता है। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी होती है। कंसर्न्ड स्टेट के लेजिस्लेचर से ओपिनियन लिया जाता है। रियल वर्ल्ड की एग्जांपल की बात किया जाए, तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग बनाया गया। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड 2000 में नए स्टेट बने। ओडिशा का नाम ओडिशा चेंज हुआ। आर्टिकल 4 ये कहता है कि जब भी पार्लियामेंट आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंदर कोई भी नया स्टेट बनाता है या किसी स्टेट के एरिया, बाउंड्री या नाम चेंज करता है, तो उस लॉ के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के 1st शेड्यूल और 4th शेड्यूल में भी चेंज किए जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा चेंजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता है, यानी ये सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाते हैं, इसलिए प्रोसेस इजी और फ्लेक्सिबल रहते हैं। इसका मेन एम यह है कि इंडिया अपने टेरिटोरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर सके बिना कम्प्लेक्स अमेंडमेंट के। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें, तेलंगाना जब 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग स्टेट बना तो उसके लिए लॉ पास हुआ, उसने शेड्यूल में चेंज किया, उसके लिए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। चलिए अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसे समराइज करते हैं। आर्टिकल 1 to 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फ्रेमवर्क बताता है कि इंडिया का स्ट्रक्चर और टेरिटरी कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया डेट इज भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, जिसमें स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरी शामिल होते हैं। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो नए स्टेट को एडमिट या इस्टेब्लिश कर सकता है, जैसे सिक्किम। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है कि वो नए स्टेट बना सकता है या एग्जिस्टिंग स्टेट के एरिया, बाउंड्री और नाम में चेंज कर सकता है, जैसे तेलंगाना का क्रिएशन हुआ था। आर्टिकल 4 कहता है कि इन सब चेंजेस के लिए जो लॉ बनेंगे उन्हें सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता। ये रहा आर्टिकल 1 to 4 के बारे में। आर्टिकल 5 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिटीजनशिप का स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करता है, यानी 26 जनवरी 1950 के टाइम पर कौन लोग ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन्स बने। यह आर्टिकल कहता है कि कोई भी व्यक्ति इंडियन सिटीजन्स माना जाएगा अगर उसका परमानेंट होम इंडिया में हो और साथ ही इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल करता हो। पहला कंडीशन ये है कि वो इंडिया में जन्म लिया हो। दूसरा कंडीशन ये है उसके पेरेंट्स में से कोई इंडिया में बॉर्न हुए हों। तीसरा कंडीशन ये कहता है कि
कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट होने से पहले कम से कम 5 साल तक इंडिया में ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहा हो। इस आर्टिकल का मेन पर्पस यह था कि इंडिपेंडेंस के बाद तुरंत यह क्लियर हो जाए कि कौन लोग इंडिया के सिटीजन है, क्योंकि उस टाइम पार्टीशन के कारण बहुत कंफ्यूजन था। अगर इसे सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें, अगर कोई व्यक्ति 1950 से पहले इंडिया में रह रहा था, उसका यहाँ परमानेंट घर था और वो या उसके पेरेंट्स यहाँ जन्म लिए हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन्स वो बन जाएगा। आर्टिकल 6 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों की सिटीजनशिप को डिफाइन करता है जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट करके आए थे ड्यूरिंग पार्टीशन 1947। इस आर्टिकल का मेन पर्पस था कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए उनको क्लियर रूल्स के बेसिस पर इंडियन सिटीजन बनाया जा सके। ये आर्टिकल 2 सिचुएशन को कवर करता है, बिफोर 19 जुलाई 1948 माइग्रेशन और आफ्टर 19 जुलाई 1948 माइग्रेशन। पहली सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट करके आ गया और उसका कोई एक पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, तो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन्स में माना जाएगा। बस कंडीशन ये थी कि वो इंडिया में नॉर्मली रिसाइड कर रहा हो। इस केस में कोई स्पेशल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद माइग्रेट करके आता है तो उसको इंडियन सिटीजन्स बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। इसके लिए उसे एक परमिट सिस्टम फॉलो करना पड़ता था और इंडिया में आने के बाद प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास अप्लाई करना होता था। आर्टिकल 7 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों की सिटीजनशिप को डील करता है जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हो गए थे ड्यूरिंग पार्टीशन 1947। इस आर्टिकल का मेन रूल यह है कि जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए उन्हें जनरली इंडियन सिटीजन्स नहीं माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपना डोमिसाइल शिफ्ट कर लिया। यानी अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरी पाकिस्तान माइग्रेट हो गया है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाती है। लेकिन आर्टिकल 7 एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन भी देता है। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया था लेकिन बाद में इंडिया वापस आना चाहता है तो वो सिटीजन बन सकता है, बस उसे गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग परमिट फॉर रीसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न लेना होता है। इसका मतलब यह है कि इंडिया ने उन लोगों के लिए डोर बंद नहीं किया जो वापस सेटल होना चाहते थे, लेकिन उन्हें प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। रियल वर्ल्ड की एग्जांपल की बात करें, मान लो एक व्यक्ति 1947 के टाइम पंजाब से पाकिस्तान शिफ्ट हो गया था। नॉर्मली वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा, लेकिन अगर वो कुछ साल बाद इंडिया वापस आता है तो गवर्नमेंट से रीसेटलमेंट परमिट लेता है तो वो दोबारा इंडियन सिटीजन्स बन सकता है। आर्टिकल 8 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों की सिटीजनशिप को डील करता है जो इंडिया के बाहर में रह रहे थे लेकिन उनका ओरिजिन इंडिया से था। यह आर्टिकल कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का या उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ था और वो अब्रॉड रह रहे हैं तो इंडियन सिटीजन बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसे उस कंट्री में जो इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन है वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल 8 ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं देता है, बल्कि एप्लीकेशन प्लस रजिस्ट्रेशन बेस्ड सिटीजनशिप देता है। मतलब कोई इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति बाहर रहता है तो उसे अपनी इच्छा से अप्लाई करना पड़ेगा कि वो इंडियन सिटीजन बनना चाहता है। यह प्रोविज़न स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया था जो पार्टीशन या उससे पहले दूसरे कंट्री में सेटल हो गए लेकिन अपना कनेक्शन इंडिया से मेंटेन रखना चाहते थे। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात किया जाए, मान लो एक व्यक्ति के ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न थे लेकिन वो खुद यूके में सेटल थे। अगर वो इंडियन सिटीजन्स लेना चाहते हैं तो वो यूके में इंडियन एम्बेसी के पास अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजन बन सकते हैं अंडर आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह क्लियर करता है कि अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरी किसी
फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो वो इंडियन सिटीजन्स नहीं रहेगा। सिंपल वर्ड में इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करती, इसलिए एक ही टाइम पर दो कंट्री की सिटीजनशिप रखना अलाउड नहीं है। अगर किसी ने अपनी मर्जी से दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर ली तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। इस आर्टिकल का मेन पर्पज ये है कि सिटीजनशिप का स्टेटस क्लियर और एक्सक्लूसिव रहे ताकि लॉयल्टी और लीगल ऑब्लिगेशन में कंफ्यूजन ना हो। यह रूल उन लोगों पर अप्लाई होता है जो इंडिया के सिटीजन थे लेकिन बाद में किसी और कंट्री का सिटीजन्स बन गए। यहाँ वॉलंटरी वर्ड इम्पोर्टेंट है, यानी अगर किसी ने अपनी मर्जी से सिटीजनशिप ले ली तभी यह रूल लगेगा। रियल वर्ल्ड की एग्जांपल की बात करें, मान लो एक इंडियन सिटीजन यूएसए में शिफ्ट हो जाता है और वहाँ की सिटीजनशिप ले लेता है। जैसे ही वो वहाँ की सिटीजनशिप ले लेता है उसकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाती है अंडर आर्टिकल 9। फिर वो इंडियन पासपोर्ट या सिटीजन्स के राइट क्लेम नहीं कर सकता। आर्टिकल 10 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह बताता है कि जो लोग आर्टिकल 5 से 9 के अंदर इंडियन सिटीजन्स बन गए हैं उनकी सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ बनाकर उसमें चेंज ना करे। सिंपल वर्ड्स में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट होने पर इंडियन सिटीजन्स थे तो आपकी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली कंटिन्यू बनी रहेगी, लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फ्यूचर में सिटीजनशिप के रूल को मॉडिफाई या रेगुलेट कर सके। इस आर्टिकल का मेन पर्पस ये है कि सिटीजनशिप एक स्टेबल स्टेटस रहे और लोगों को बार बार अपनी सिटीजनशिप प्रूव ना करनी पड़े। साथ ही यह पार्लियामेंट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो टाइम के हिसाब से नए लॉ बना सके, जैसे कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 जिसमें सिटीजनशिप एक्वायर, टर्मिनेट या रेगुलेट करने के डिटेल्ड रूल्स दिए गए हैं। रियल वर्ल्ड की एग्जांपल की बात करें, मान लो एक व्यक्ति 1950 में आर्टिकल 5 के अंदर इंडियन सिटीजन्स बना था। आर्टिकल 10 के अकॉर्डिंग वो सिटीजन्स बना रहेगा जब तक कोई लॉ उसकी सिटीजनशिप को अफेक्ट ना करे। बाद में अगर पार्लियामेंट सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू कुछ रूल्स चेंज करती है तो उसके अकॉर्डिंग ही सिटीजनशिप डिसाइड होगी। आर्टिकल 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को फुल पावर देता है कि वो सिटीजनशिप के रूल को रेगुलेट करे, यानी सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, कैसे ख़त्म होगी और कैसे मैनेज होगी। सिंपल वर्ड्स में कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिक फ्रेमवर्क्स आर्टिकल 5 to 10 दिया, लेकिन डिटेल्स रूल बनाने की अथॉरिटी पार्लियामेंट को दे दी गई। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट टाइम के हिसाब से लॉ बनाकर सिटीजनशिप पॉलिसी को चेंज या अपडेट कर सकता है। इस आर्टिकल का मेन पर्पस यह है कि सिटीजनशिप एक फ्लेक्सिबल सिस्टम रहे, क्योंकि देश की नीड के टाइम के साथ बदलते रहते हैं, जैसे माइग्रेशन, सिक्योरिटी या ग्लोबल रिलेशन। इसी पावर का यूज़ करके पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया, जिसमें सिटीजनशिप एक्वायर करने बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और लॉस करने के लिए रेनुंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्राइवेशन के डिटेल्ड प्रोविज़न दिए गए हैं। बाद में इस एक्ट में कई अमेंडमेंट भी हुए, जैसे 1986, 2003, 2019, जिससे रूल्स अपडेट होते हैं। रियल वर्ल्ड की एग्जांपल की बात करें, अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में सिटीजनशिप देनी है, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, तो वो आर्टिकल 11 को पावर के अंदर पॉसिबल होता है। इसी तरह अगर किसी पर्सन ने फॉरेन सिटीजनशिप ले ली तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट करने के लिए रूल्स भी इसी लॉ के थ्रू डिसाइड होते हैं। अभी तक हमने जो आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा है, इसको हम कंसाइज करते हैं। आर्टिकल 5 ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होने पर जिनके पास इंडिया का डोमिसाइल था उन्हें ऑटोमेटिक इंडियन सिटीजन्स मिल गई। आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से इंडिया आई माइग्रेट को कंडीशन के बेसिस पर सिटीजनशिप दी गई। आर्टिकल 7 कहता है जो लोग इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हो गए उनकी सिटीजनशिप खत्म हो गई, लेकिन वापस आने पर परमिट से मिल सकती थी। आर्टिकल 8 कहता है फॉरेन कंट्री में रहने वाले इंडियन ओरिजिन लोग रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप ले सकते हैं। आर्टिकल 9 कहता है अगर किसी ने वॉलंटरी फॉरेन सिटीजनशिप ली तो वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा। आर्टिकल 10 कहता है जो लोग सिटीजन्स बन गए हैं उनकी सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी जब तक पार्लियामेंट लॉ से चेंज ना करे। आर्टिकल 11 कहता है
पार्लियामेंट को पावर है कि वो सिटीजनशिप के रूल्स को बनाए, बदले और रेगुलेट करे। चलिए अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 में दिए गए हैं और यह हर सिटीजन को बेसिक फ्रीडम और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सिंपल वर्ड्स में यह राइट इंश्योर करते हैं कि स्टेट किसी भी इंडिविजुअल के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट ना करे। यह राइट डेमोक्रेसी के बैकबोन है। चलिए देखते हैं फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, right to freedom article 19 to 22, right against exploitation article 23 to 24, right to freedom of religion article 25 to 28, cultural and educational right 29 to 30, right to constitutional remedies article 32। अब चलिए हम एक एक पार्ट को अच्छे से पढ़ते हैं। आर्टिकल 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो स्टेट की डिफिनीशन देता है, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स के कंटेक्स्ट में। सिंपल वर्ड्स में आर्टिकल 12 बताता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट वर्ड यूज़ होते हैं तो इसका मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता, बल्कि उसमें और भी बॉडीज़ इंक्लूड होती हैं। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग स्टेट में गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज़ और अदर अथॉरिटीज़ भी आते हैं। यहाँ अदर अथॉरिटी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे कोर्ट ने टाइम के साथ इंटरप्रेट किया। इसमें वो बॉडीज भी इंक्लूड हो सकती हैं जो डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं हैं, लेकिन गवर्नमेंट के कंट्रोल या इन्फ्लुएंस में काम करती हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU, स्टैट्यूटरी बॉडीज या गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई बॉडी पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है या गवर्नमेंट से सिग्निफिकेंटली कंट्रोल्ड है तो वो भी आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट माना जा सकता है। आर्टिकल 13 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक कोर प्रोविजन है जो इंश्योर करता है कि फंडामेंटल राइट्स सबसे ऊपर रहे और कोई भी लॉ उसके अगेंस्ट ना हो। सिंपल वर्ड्स में आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो वाइड हो जाएगा। इस आर्टिकल का मेन एम है कि स्टेट कभी भी ऐसा लॉ ना बना सके जो सिटीजन का बेसिक्स राइट को वायलेट करे। आर्टिकल 13 दो टाइप के लॉ को कवर करता है। पहला प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बने थे, अगर उनमें से कोई लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो वो ऑटोमेटिकली वाइड टू एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी हो जाता है। दूसरा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बनेंगे। अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बनाता है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो शुरू से ही इनवैलिड माना जाएगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट के ऊपर नहीं हो सकता। इस आर्टिकल की एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जुडिशियल रिव्यू, जिसमें कोर्ट स्पेशली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर मिलता है कि वो लॉ को चेक करे और अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उन्हें स्ट्राइक डाउन कर दे। इस कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी मेंटेन होती है। आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल प्रोविजन है जो राइट टू इक्वालिटी का बेस बनाता है। यह आर्टिकल कहता है कि स्टेट किसी भी व्यक्ति को लॉ के सामने अनइक्वल ट्रीट नहीं करेगा, यानी सब लोग लॉ के सामने इक्वल हैं। इसमें दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। पहले का मतलब है कि किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा और दूसरे का मतलब यह है कि सिमिलर सिचुएशन वाले लोगों के साथ सेम ट्रीटमेंट होगा। लेकिन आर्टिकल 14 का मतलब ये नहीं है कि हर सिचुएशन में सबको बिल्कुल ट्रीट किया जाए। यह रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, अलाउ करता है कि यानी स्टेट डिफरेंट ग्रुप के लिए अलग रूल बना सकता है अगर वो लॉजिकल और जस्टिफाइड हो। एग्जाम्पल के लिए SC ST या वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाना इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी को अचीव करने का तरीका है। बस कंडीशन ये है कि क्लासिफिकेशन आर्बिट्रेरी या अनफेयर नहीं होना चाहिए। इस आर्टिकल का इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ, जिसका मतलब है कि लॉ सब पर इक्वली अप्लाई होता है, चाहे वो आम आदमी हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल। कोई भी अथॉरिटी अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले सकती। कोर्ट ने आर्टिकल 14 को टाइम के साथ एक्सपेंड किया और नॉन आर्बिट्रेरीनेस को इसका कोर प्रिंसिपल माना गया है।
आर्टिकल 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को डील करता है और ये इंश्योर करता है कि स्टेट किसी भी व्यक्ति के साथ सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड पर बिहेव ना करे। ये ग्राउंड है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सिंपल वर्ड्स में ये आर्टिकल 15 का मतलब है कि आपको सिर्फ आपकी आइडेंटिटी की वजह से अनइक्वल ट्रीट नहीं किया जा सकता जब बात पब्लिक फैसिलिटी या स्टेट एक्शन की हो। इस आर्टिकल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यह है कि सिर्फ गवर्नमेंट एक्शन पर नहीं बल्कि पब्लिक प्लेस पर भी अप्लाई होता है, जैसे शॉप, होटल, वेल्स, रोड एक्सेट्रा। यानी किसी को इन जगहों पर एंट्री या यूज करने से मना नहीं किया जा सकता। बेस्ड ऑन द एबव ग्राउंड, यह प्रोविजन इंडिया में सोशल इक्वालिटी और इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करता है। साथ ही आर्टिकल 15 पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी अलाउ करता है, यानी स्टेट को स्पेशल प्रोविजन बना सकता है फॉर चिल्ड्रेन, वुमेन, SC, ST और सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। यह इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं बल्कि इक्वालिटी अचीव करने का तरीका है कि हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। आर्टिकल 16 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करता है। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है कि स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ गवर्नमेंट जॉब के मामले में अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा और सबको इक्वल चांस मिलेगा। ये आर्टिकल मेनली सिटीजन्स पर अप्लाई होता है और जॉब अंडर स्टेट को भी कवर करता है। आर्टिकल 16 क्लियरली कहता है कि किसी व्यक्ति के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ या रेसिडेंस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। यानी रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉयमेंट में सिलेक्शन मेरिट और फेयर क्राइटेरिया पर होना चाहिए। यह प्रोविजन इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट जॉब में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस भी बनी रहे। लेकिन आर्टिकल 16 में कुछ एक्सेप्शन अलाउ है ताकि रियल इक्वालिटी अचीव हो सके। स्टेट रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है फॉर बैकवर्ड क्लासेस, SC, ST, OBC अगर वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। साथ ही पार्लियामेंट कुछ केस में रेसिडेंस बेस्ड परफॉर्मेंस अलाउ कर सकता है। ये सब प्रोविजन इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए हैं। आर्टिकल 17 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी कास्ट के बेसिस पर अनटचेबल जैसे बिहेवियर करना कंप्लीटली इलीगल है। ये आर्टिकल डायरेक्टली सोशल इक्वालिटी और डिग्निटी को प्रमोट करता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेशन फेस करते आए हैं। आर्टिकल 17 सिर्फ अनटचेबिलिटी को बैन ही नहीं करता बल्कि कहता है कि इस तरह कोई भी एक्ट पनिशेबल ऑफेंस होगा। इस प्रोविजन को इम्पोर्टेंट करने के लिए पार्लियामेंट ने प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में और बाद में SC, ST एक्ट 1989 जैसे लॉ बनाए जिससे विक्टिम को लीगल प्रोटेक्शन मिल सके और ऑफेंडर को पनिशमेंट दी जा सके। इस आर्टिकल का मेन पर्पज ये है कि सोसाइटी में इक्वलिटी और ह्यूमन डिग्निटी एस्टेब्लिश हो और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। यह एक स्ट्रॉन्ग स्टेप था इंडिया को एक इंक्लूसिव और जस्ट सोसाइटी बनाने के। आर्टिकल 18 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एबॉलिश ऑफ टाइटल को डील करता है और इसका मेन एम है कि सोसाइटी में इक्वलिटी और डेमोक्रेटिक वैल्यू बनी रहे। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है कि स्टेट किसी भी व्यक्ति को ऐसे टाइटल नहीं दे सकता जो उसके दूसरों से सुपीरियर दिखाए। जैसे पहले ब्रिटिश टाइम में राजा, रानी, बहादुर, सर दिए जाते थे। यह सिस्टम इनइक्वालिटी और हायरार्की क्रिएट करता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे खत्म कर दिया। आर्टिकल 18 कहता है कि सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल अलाउ है, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, मिलिट्री रैंक। यह टाइटल किसी स्पेशल प्रिविलेज के लिए नहीं होते बल्कि क्वालिफिकेशन या सर्विस को शो करता है। साथ ही इंडियन सिटीजन्स को फॉरेन टाइटल एक्सेप्ट करने की भी परमिशन नहीं है बिना गवर्नमेंट की अप्रूवल की, ताकि नेशनल डिग्निटी और सॉवरेनिटी मेंटेन रहे। इस आर्टिकल का मेन पर्पज ये है कि इंडिया में कोई भी व्यक्ति सिर्फ टाइटल के बेसिस पर सुपीरियर या इन्फीरियर ना समझा जाए और सब लोग इक्वल स्टेटस में रहें। यह डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को स्ट्रेंथन करता है जहां रिस्पेक्ट और पोजीशन मेरिट और वर्क के बेसिस पर होती है, न कि इनहेरिटेड या ऑनरेरी टाइटल पर। आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन है जो सिटीजन्स को बेसिक फ्रीडम्स देता है। यह आर्टिकल सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया पर अप्लाई होता है और डेमोक्रेसी का कोर बेस माना जाता है। आर्टिकल 19 ओरिजिनली 6 फ्रीडम देता है। फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकेंड, फ्रीडम ऑफ असेंबली।
थर्ड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ यूनियन, फोर्थ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फिफ्थ फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सिक्स फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन और ट्रेड और बिजनेस। सिंपल वर्ड्स में यह राइट इंश्योर करता है कि लोग अपने थॉट एक्सप्रेस कर सकें, फ्रीली मूव कर सकें और अपना काम चूज कर सकें। लेकिन आर्टिकल 19 अब्सोल्यूट नहीं है, पर इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। स्टेट इन फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है अगर जरूरत हो। सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी या फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट के लिए। इसका मतलब है कि फ्रीडम या रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलते हैं, यानी आप अपनी फ्रीडम का मिसयूज नहीं कर सकते। कोर्ट ने आर्टिकल 19 को टाइम के साथ एक्सपेंड किया, स्पेशली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। इसमें मीडिया फ्रीडम, इंटरेस्ट, एक्सेस और राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे एस्पेक्ट इनडायरेक्टली इंक्लूड किए गए हैं। यह आर्टिकल डेमोक्रेसी में ओपन डिस्कशन, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्टिसिपेशन को पॉसिबल बनाता है। आर्टिकल 20 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिमिनल केस में प्रोटेक्शन देता है, यानी अगर किसी व्यक्ति पर क्राइम का चार्ज है तो उसके साथ फेयर और लीगल ट्रीटमेंट होना चाहिए। यानी आर्टिकल सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों पर अप्लाई होता है और इंश्योर करता है कि स्टेट किसी भी एक्यूज्ड के साथ आर्बिट्रेरी या अनफेयर बिहेवियर ना करे। इसमें 3 इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन दिए गए हैं: एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डुअल जियोपैडी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन। पहला प्रोटेक्शन है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जिसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को ऐसे लॉ के अंदर पनिश नहीं किया जा सकता जो उस क्राइम के बाद बनाया गया हो। यानी अगर आपने कोई काम उस टाइम किया जब वो इलीगल नहीं था, तो बाद में लॉ बनाने के बाद आपको उसके लिए पनिश नहीं किया जा सकता। दूसरा प्रोटेक्शन है डुअल जियोपैडी, जिसका मतलब है कि एक ही ऑफेंस के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता। तीसरा प्रोटेक्शन है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी किसी अक्यूज्ड को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो खुद अपने खिलाफ एविडेंस दे। इस आर्टिकल का मेन पर्पस है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फेयरनेस, जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी बनी रहे। यह इंश्योर करता है कि स्टेट अपनी पावर का मिसयूज ना करे और किसी भी व्यक्ति को अनजस्ट पनिशमेंट ना मिले। आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट और वाइडेस्ट फंडामेंटल राइट माना जाता है। यह कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को बिना प्रॉपर लीगल प्रोसीजर के छीना नहीं जा सकता। यह आर्टिकल सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों पर अप्लाई होता है, इसलिए यह यूनिवर्सल प्रोटेक्शन देता है। शुरू में आर्टिकल 21 का स्कोप नैरो था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टाइम के साथ इसको काफी एक्सपेंड कर दिया। अब लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि राइट टू लिव विथ डिग्निटी भी है। इसके अंदर कई इंपॉर्टेंट राइट इंक्लूड हो चुके हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू हेल्थ, राइट टू शेल्टर एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि एक ही इंसान को सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 का एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का इंटरप्रिटेशन है। पहले इसका मतलब सिर्फ लॉ फॉलो कराना था, लेकिन बाद में कोर्ट ने कहा कि वो प्रोसीजर फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। यह कंसेप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के करीब हो गया, जिससे इंडिविजुअल राइट और स्ट्रांग हो गई। आर्टिकल 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, ताकि किसी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी बिना रीजन के वायलेट ना हो। यह आर्टिकल इंश्योर करता है कि अगर किसी पर्सन को पुलिस अरेस्ट करती है तो उसके साथ फेयर प्रोसीजर फॉलो किया जाए। यह मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला ऑर्डिनरी अरेस्ट के सेफगार्ड होता है, दूसरा पार्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूल्स होते हैं। पहले पार्ट में आर्टिकल 22 के कुछ इंपॉर्टेंट से सेफगार्ड्स देते हैं, जैसे कि अरेस्ट के बाद व्यक्ति को रीजन बताया जाना चाहिए, उसे अपने लॉयर से कंसल्ट करने का राइट हो, उसे 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना जरूरी होता है। ये सेफगार्ड इंश्योर करते हैं कि पुलिस किसी को इलीगली या इनडिफिनिटली कस्टडी में ना रखे। दूसरा पार्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड, जिसमें किसी व्यक्ति को फ्यूचर में क्राइम करने से सस्पेंशन पर पहले ही डिटेन किया जा सकता है। यह एक एक्सेप्शन है, लेकिन इसमें भी कुछ सेफगार्ड दिए गए हैं, जैसे डिटेंशन का रीजन बताना और केस को एडवाइजरी बोर्ड के सामने रिव्यू करना। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन के कुछ राइट्स लिमिटेड हो सकते हैं।
आर्टिकल 23 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगर और लेबर बॉन्डेड को कम्प्लीटली प्रोहिबिट करता है। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, चाहे वो पैसे के लिए हो या बिना पैसे के। यह आर्टिकल सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों पर अप्लाई होता है, यानी इंडिया में रहने वाले हर व्यक्ति इस प्रोटेक्शन का हकदार है। इस आर्टिकल का मेन फोकस है कि सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन को खत्म किया जाए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इकोनॉमिकली या सोशली वीक हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी को धमकी, प्रेशर या मजबूरी के अंदर काम करने पर मजबूर करता है तो वो आर्टिकल 23 का वायलेशन होगा। इसको इन्फोर्स करने के लिए गवर्नमेंट ने बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976 जैसे लॉ बनाए हैं, लेकिन आर्टिकल 23 एक एक्सेप्शन भी अलाउ करता है। स्टेट पब्लिक पर्पस के लिए कंपलसरी सर्विस इम्पोज कर सकते हैं, जैसे मिलिट्री सर्विस, डिजास्टर रिलीफ वर्क, लेकिन उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन रिलीजन और कास्ट। आर्टिकल 24 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चाइल्ड लेबर के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है। ये कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, मिल या हैजार्डियस काम में एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है कि छोटे बच्चों को रिस्की और अनहेल्दी इन्वायरमेंट में काम करने से रोकना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि उनकी हेल्थ, सेफ्टी और डेवलपमेंट प्रोटेक्ट रहे। इस आर्टिकल का मेन एम है कि बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए और उन्हें एजुकेशन और हेल्दी चाइल्डहुड मिले। ये आर्टिकल डायरेक्टली राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A और चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी से लिंक्ड है। गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चाइल्ड लेबर एक्ट जैसे लॉ बनाए से हैजार्डियस इंडस्ट्री में चाइल्ड लेबर को रिस्ट्रिक्ट बैन किया गया है। ये आर्टिकल सिर्फ हैजार्डियस जॉब्स पर बैन लगाता है, लेकिन टाइम के साथ लॉ ने इसको और रिस्ट्रिक्ट बना दिया है ताकि बच्चों को मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिले। यह प्रोविजन इंश्योर करता है कि बच्चे काम के प्रेशर के बजाय स्कूल और डेवलपमेंट पर फोकस कर सकें। आर्टिकल 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन का बेसिक राइट देता है। ये कहता है कि हर वो व्यक्ति फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है, यानी वो किसी भी रिलीजन को मान सकता है, फॉलो कर सकता है और प्रोपोगेट कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में आप अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजन को चूज कर सकते हैं या कोई रिलीजन फॉलो ना भी करे। यह राइट सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को मिलता है, इसलिए यह यूनिवर्सल नेचर का है। लेकिन आर्टिकल 25 एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं। स्टेट इस फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है अगर जरूरत हो तो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के लिए। इसका मतलब है कि आप अपने रिलीजियस फ्रीडम का यूज करके ऐसा काम नहीं कर सकते जो सोसाइटी में डिस्टरबेंस या हार्म क्रिएट करे। साथ ही स्टेट सोशल रिफॉर्म के लिए लॉ बना सकता है, चाहे वो रिलीजियस प्रैक्टिस को अफेक्ट करे। इस आर्टिकल का मेन पर्पस यह है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री बना रहे जहां सब रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिले और कोई भी व्यक्ति अपने रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस कर सके बिना किसी प्रेशर के। यह डाइवर्सिटी और हार्मनी को प्रमोट करता है। आर्टिकल 26 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजियस डोमिनेशन को अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की फ्रीडम देता है। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है कि कोई भी रिलीजन का ग्रुप या इंस्टीट्यूशन अपने रिलीजियस मैटर को खुद कंट्रोल या मैनेज कर सकता है बिना अननेसेसरी स्टेट इंटरफेरेंस के। यह राइट रिलीजियस ग्रुप को दिया गया है। आर्टिकल 26 के अंदर रिलीजियस डिनोमिनेशन को कुछ स्पेसिफिक राइट मिलते हैं। अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च एस्टेब्लिश और मेंटेन करना, अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज करना, प्रॉपर्टी ऑन एक्वायर करना, अपनी प्रॉपर्टी को लॉ के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर करना। यह राइट इंश्योर करता है कि हर रिलीजन अपने आइडेंटिटी और प्रैक्टिस को मेंटेन कर सके। लेकिन आर्टिकल 26 भी एब्सोल्यूट नहीं है। यह राइट सब्जेक्ट होते हुए पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के। इसका मतलब है कि अगर कोई रिलीजियस एक्टिविटी सोसाइटी में डिस्टरबेंस क्रिएट करे या इलीगल हो तो स्टेट उसमें इंटरवेन कर सकते हैं, यानी फ्रीडम है, लेकिन कंट्रोल्ड और लॉफुल फ्रेमवर्क के अंदर है। आर्टिकल 27 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह इंश्योर करता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट या मेंटेन करने के लिए टैक्स पे करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सिंपल वर्ड्स में स्टेट किसी भी रिलीजन को सपोर्ट करने के लिए लोगों से पैसा नहीं ले सकता। यह प्रोविजन इंडिया के सेकुलर नेचर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। स्टेट सभी रिलीजन के प्रति न्यूट्रल रहता है। इस आर्टिकल का मेन पर्पस यह है कि गवर्नमेंट और रिलीजन के बीच फाइनेंशियल सेपरेशन बनी रहे, यानी आपको अपनी मर्जी के बिना किसी दूसरे रिलीजन के प्रमोशन के लिए कंट्रीब्यूट नहीं
करना पड़ेगा। इस आर्टिकल का मेन पर्पज ये है कि गवर्नमेंट और रिलीजन के बीच फाइनेंशियल सेपरेशन बनी रहे, यानी आप अपनी मर्जी के बिना किसी दूसरे रिलीजन की प्रमोशन के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कोई भी टैक्स या फ्री नहीं ले सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कोई भी टैक्स या फी नहीं ले सकता। अगर टैक्स का पर्पस जनरल पब्लिक वेलफेयर या एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो अलाउड है, क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट नहीं करता। आर्टिकल 28 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करता है ताकि इंडिया का सेकुलर कैरेक्टर मेंटेन रहे। सिंपल वर्ड्स में ये आर्टिकल बताता है कि स्टेट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में किसी पार्टिकुलर रिलीजन की टीचिंग फोर्सफुली नहीं दी जा सकती। इसका एम है कि एजुकेशन सिस्टम न्यूट्रल रहे और स्टूडेंट पर कोई रिलीजियस प्रेशर ना हो। आर्टिकल 28 को समझने के लिए इंस्टीट्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला, होली स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन, यहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बिल्कुल अलाउड नहीं है। दूसरा, इंस्टीट्यूशन जो स्टेट एडमिनिस्टर करता है लेकिन किसी रिलीजियस ट्रस्ट से स्टेब्लिश हुए हैं, यहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड हो सकते हैं। तीसरा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, यहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है लेकिन स्टूडेंट को फोर्स नहीं किया जा सकता, उसकी कंसेंट की जरूरत होती है। इस आर्टिकल का मेन पर्पस है कि स्टूडेंट की फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स और चॉइस प्रोटेक्ट हो और एजुकेशन सिस्टम में फेयरनेस और न्यूट्रलिटी बनी रहे। यह इंश्योर करता है कि कोई भी स्टूडेंट अपनी मर्जी के बिना किसी रिलीजियस एक्टिविटी या टीचिंग में पार्टिसिपेट ना करे। अभी तक हम लोगों ने आर्टिकल 25 to 28 के बारे में देखे हैं। अब चलिए आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के बारे में देखेंगे। आर्टिकल 29 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कल्चरल और एजुकेशनल राइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मेनली लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रमोट करता है। ये आर्टिकल कहता है कि इंडिया के किसी भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स को अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को प्रिजर्व करने का राइट। सिंपल वर्ड्स में अगर कोई ग्रुप अपनी पहचान को बचाना चाहता है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोटेक्शन देता है। आर्टिकल 29 का सेकंड पार्ट यह इंश्योर करता है कि किसी भी सिटीजन्स को स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसका रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज के बेसिस पर। यानी एजुकेशन के फील्ड में डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है और सबको इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए। इस आर्टिकल का मेन पर्पस है कि इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में हर ग्रुप अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन कर सके और साथ ही एजुकेशन में इक्वलिटी बनी रहे। ये स्पेशली माइनॉरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन यह राइट सिर्फ माइनॉरिटी तक लिमिटेड नहीं है बल्कि किसी भी सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स को ये अप्लाई होता है। आर्टिकल 30 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी के कल्चरल और एजुकेशनल राइट को प्रोटेक्ट करता है। यह आर्टिकल कहता है कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ये उनका फुल राइट है। सिंपल वर्ड्स में अगर कोई माइनॉरिटी ग्रुप अपनी लैंग्वेज, कल्चर या रिलीजन को प्रिजर्व करना चाहता है तो वो अपने इंस्टीट्यूशन खुद बना सकता है और उन्हें अपने तरीके से चला सकता है। इस आर्टिकल का मेन पर्पस है कि इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में माइनॉरिटीज अपनी आइडेंटिटी और ट्रेडिशन को सेफ रखें बिना किसी प्रेशर के। स्टेट इन इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकता अननेसेसरली, लेकिन रीजनेबल रेगुलेशन लगा सकता है ताकि क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन रहे। आर्टिकल 30 का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि अगर गवर्नमेंट किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल एड देती है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, सिर्फ इस बेसिस पर कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। यानी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 31 के बारे में। आर्टिकल 31 ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। यह आर्टिकल कहता है कि किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को स्टेट बिना लीगल अथॉरिटी के नहीं ले सकता और अगर पब्लिक पर्पस के लिए प्रॉपर्टी ली जाती है तो उसके लिए कंपेंसेशन देना जरूरी होता है। सिंपल वर्ड्स में यह आर्टिकल इंश्योर करता है कि लोगों की प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्टेड रहे और गवर्नमेंट अनफेयर तरीके से उनकी जमीन या एसेट्स ना ले सके। लेकिन टाइम के साथ लैंड रिफॉर्म और सोशल जस्टिस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आई, क्योंकि कोर्ट्स ने कई बार आर्टिकल 31 के बेसिस पर लॉ को स्ट्राइक डाउन किया। इसलिए गवर्नमेंट ने कई अमेंडमेंट किए, जैसे 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 और फाइनली 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू आर्टिकल 31 को रिमूव कर दिया गया। इसके बाद अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं रहा
बल्कि एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर्टिकल 300A बन गया है। आज के टाइम में इसका मतलब यह है कि स्टेट प्रॉपर्टी ले सकता है, लेकिन अथॉरिटी ऑफ लॉ के थ्रू ही ले सकता है। कंपेंशन का कंसेप्ट अब भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट के रूप में इन्फोर्सेबल नहीं है। आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पावरफुल फंडामेंटल राइट्स माना जाता है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। यह आर्टिकल सिटीजन्स को यह राइट देता है कि अगर उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाएं, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उन राइट को इन्फोर्स करने के लिए। सिंपल वर्ड्स में यह आर्टिकल इंश्योर करता है कि राइट सिर्फ पेपर पर ना रहे, बल्कि उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म भी हो। आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट्स को यह पावर मिलती है कि वो रिट इशू कर सके, जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सियरी एंड क्यू वारंटो। इन रिट के थ्रू कोर्ट इलीगल डिटेंशन को रोक सकता है, अथॉरिटी को उनका ड्यूटी परफॉर्म करने का ऑर्डर दे सकता है या इलीगल एक्शन को कैंसिल कर सकता है। इसे जुडिशरी एक गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट के रूप में काम करती है। इस आर्टिकल का एक स्पेशल फीचर यह है कि यह एक खुद भी फंडामेंटल राइट्स है, यानी अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है, बिना किसी लोअर कोर्ट के प्रोसेस को फॉलो किए। यह सिटीजन को डायरेक्ट और इफेक्टिव रेमेडी प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 33 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वो फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट या मॉडिफाई कर सके फॉर सर्टेन ग्रुप, जैसे आर्म्ड फोर्स, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज और अदर डिसिप्लिन फोर्सेस के लिए। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है कि इन सर्विसेज में काम करने वाले लोगों का फंडामेंटल राइट्स पूरी तरह से सेम नहीं होते जैसे आम सिटीजन्स के होते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी नेशनल सिक्योरिटी और डिसिप्लिन से जुड़ी होती है। इस आर्टिकल का मेन पर्पज है डिसिप्लिन, यूनिटी और एफिशिएंसी मेंटेन करना इन फोर्सेस में। अगर सभी फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल फ्रीली अलाउ कर दिए जाए तो आर्म फोर्सेस की फंक्शनिंग और नेशनल सिक्योरिटी पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो लॉ बनाकर उन राइट को लिमिट या रेगुलेट करे अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। यह रेस्ट्रिक्शन पार्लियामेंट या आर्बिट्ररी नहीं होता, बल्कि सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटी और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होता है। मतलब ये नहीं कि उन लोगों के पास राइट बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनके राइट कंट्रोल्ड फॉर्म में होते हैं। आर्टिकल 34 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मार्शल लॉ के कंटेक्स्ट में फंडामेंटल राइट पर रेस्ट्रिक्शन को डील करता है। सिंपल वर्ड्स में जब किसी एरिया में लॉ एंड ऑर्डर कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है और नॉर्मल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाते हैं, तो वहाँ मार्शल लॉ इम्पोज किया जा सकता है। ऐसे सिचुएशन में स्टेट या आर्म फोर्स को स्पेशल पावर मिल जाती है और कुछ फंडामेंटल राइट टेम्पररी रेस्ट्रिक्ट की जा सकते हैं। इस आर्टिकल का मेन पर्पज ये है कि एक्सट्रीम सिचुएशन में पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी रिस्टोर की जा सके। मार्शल लॉ के दौरान आर्म्ड फोर्सेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिलती है, जिससे वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सके, इवन अगर उसमें कुछ राइट टेम्पररी लिमिट करनी पड़े। साथ ही आर्टिकल 34 पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वो ऐसे एक्शन को लीगल प्रोटेक्शन दे सके जो मार्शल लॉ के दौरान लिए गए हों। यह समझना इम्पोर्टेंट है कि मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी अलग कंसेप्ट है। मार्शल लॉ एक स्पेसिफिक एरिया में लगता है जहां सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो, जबकि इमरजेंसी पूरे देश या अलग पार्ट पर लग सकती है। आर्टिकल 34 का फोकस सिर्फ उन सिचुएशन पर है जहां मिलिट्री अथॉरिटी टेम्पररी सिविल अथॉरिटी को रिप्लेस कर देती है। आर्टिकल 35 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह डिसाइड करता है कि कुछ स्पेसिफिक मैटर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स पर लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगा, न कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट एरिया को सेंट्रलाइज कर दिया गया है ताकि पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। आर्टिकल 35 मेनली उन प्रोविजन से रिलेटेड है जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है पार्लियामेंट में बाय लॉ। इसमें इंपॉर्टेंट एरिया इंक्लूड है आर्टिकल 16, आर्टिकल 32, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, यानी इन सब मैटर पर सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है। इस आर्टिकल का मेन पर्पज है कि कुछ सेंसिटिव और नेशनल लेवल इशू पर यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क हो, ताकि अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से डिफरेंट रूल्स बना दें। इससे लीगल क्लियरिटी और कंसिस्टेंसी मेन होती है, जो एक स्ट्रॉन्ग नेशन के लिए जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51 में दिए गए हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक कौन कौन से डीपीएसपी में कवर करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, की फीचर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। फिर देखेंगे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस, फिर इवैल्यूएशन इसके देखेंगे, और फिर मेजर अमेंडमेंट कौन कौन से हुए हैं डीपीएसपी में। आइए चलिए देखते हैं। सबसे
पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 आर्टिकल 36 टू 51 में दिए गए हैं और ये 26 जनवरी 1950 से लागू हुए, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल पार्ट है। डीपीएसपी का कंसेप्ट मेनली आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937 में लिया गया है। ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, मतलब इन्हें कोर्ट में डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन ये गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल राइट्स इन नेचर होते हैं और स्टेट के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करते हैं। इनका मेन एम है कि इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाना जहां सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर हो। की फीचर्स की बात करें, डीपीएसपी का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि यह नॉन इन्फोर्सेबल होने के बावजूद गवर्नेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यह स्टेट पर एक मोरल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं कि वो पॉलिसी बनाते वक्त इन प्रिंसिपल को फॉलो करे। डीपीएसपी का नेचर डायनेमिक और फ्लेक्सिबल है, यानी टाइम के साथ अमेंडमेंट के थ्रू इनका स्कोप एक्सपेंड होता रहता है। यह प्रोविजन इंडिया में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं और इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी बनाने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे डीपीएसपी को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है: सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। सोशलिस्ट प्रिंसिपल की बात करें तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल का मेन पर्पस ये है कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस इस्टेब्लिश करना। यह इंश्योर करता है कि सोसाइटी में वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो और इनइक्वालिटी कम हो। इसमें स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है कि वो लोगों को राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करे। साथ ही इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का प्रिंसिपल भी इसी कैटेगरी में आता है। गांधीयन प्रिंसिपल महात्मा गांधी के आइडिया पर बेस्ड है और ये रूरल डेवलपमेंट और डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। इसमें विलेज पंचायत को स्ट्रेंथन करना, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना, अल्कोहल प्रोहिबिशन और काउ प्रोटेक्शन जैसे प्रोविजन इंक्लूड हैं। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का एम है एक मॉडर्न, डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाना। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड्स, फ्री लीगल एड, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी प्रमोट करना जैसे प्रोविजन इंक्लूड हैं। अब बात करते हैं डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है। नेचर की बात करें तो फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है, डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है। पर्पस की बात करें तो फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल राइट और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है, वही डीपीएसपी सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करता है। स्कोप की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, वहीं डीपीएसपी सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। ऑब्लिगेशन की बात किया जाए, फंडामेंटल राइट्स स्टेट पर लीगल ड्यूटी है, वहीं डीपीएसपी स्टेट पर मोरल ड्यूटी है। इन्फोर्समेंट की बात करें तो फंडामेंटल राइट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है थ्रू कोर्ट आर्टिकल 32 और फिर 256 के थ्रू, वहीं डीपीएसपी इनडायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड है थ्रू लॉ एंड पॉलिसीज। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुए तब डीपीएसपी पार्ट 4 आर्टिकल 36 इंक्लूड किए गए थे। उस टाइम डीपीएसपी का मेन फोकस था सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस इस्टेब्लिश करना ताकि इंडिया के वेलफेयर स्टेट बन सके, लेकिन उस वक्त उनका स्कोप लिमिटेड था, यानी सिर्फ बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल दिए गए थे और डिटेल्ड प्रोविजन कम थे। यह मेनली एक फाउंडेशन क्रिएट करते थे जिससे फ्यूचर में पॉलिसीज डेवलप की जा सके। प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, टाइम के साथ डीपीएसपी का स्कोप काफ़ी एक्सपेंड हो गया है थ्रू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नए कंसेप्ट ऐड किए गए जो मॉडर्न नीड को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड जो पुअर लोगों को जस्टिस तक एक्सेस देता है, आर्टिकल 43A वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट जो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, आर्टिकल 48A इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो इकोलॉजिकल बैलेंस को इम्पोर्टेंस देता है, और आर्टिकल 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रेंथन करता है। अब देखते हैं मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन डीपीएसपी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 यह डीपीएसपी का सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट माना जाता है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके थ्रू कई नए प्रोविज़न ऐड हुए और आर्टिकल 48A इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जैसे आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड, आर्टिकल 43A वर्कर पार्टिसिपेशन। इस अमेंडमेंट ने डीपीएसपी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग और डिटेल्ड बनाया और वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को और एक्सपेंड किया। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 38 को स्ट्रेंथन किया, जिसमें स्टेट को डायरेक्शन दिया गया कि वो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को और इफेक्टिवली प्रमोट करे। ये अमेंडमेंट डीपीएसपी के ऑब्जेक्टिव को और क्लियर
और स्ट्रांग बनाता है। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 45 को मॉडिफाई किया और फोकस शिफ्ट किया अर्ली चाइल्डहुड केयर पर। साथ ही यह इनडायरेक्टली राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A से लिंक्ड है, जिससे एजुकेशन को और इम्पोर्टेंस मिली और वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट स्ट्रांग हुआ। 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। इस अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 43 भी ऐड किया गया, जिसमें स्टेट को डायरेक्शन दिया गया कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट और स्ट्रेंथन करे। यह इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और ग्रासरूट पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A आर्टिकल 51A में दिए गए हैं और ये सिटीजन्स के लिए मोरल ऑब्लिगेशन डिफाइन करते हैं। सिंपल वर्ड्स में यह बताते हैं कि सिटीजन्स को देश के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। इनका मेन एम है कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स और नेशनल डिसिप्लिन को प्रमोट करना, ताकि सिटीजन सिर्फ राइट का यूज़ ही ना करे बल्कि अपने ड्यूटी को भी समझे और फॉलो करे। ये प्रोविज़न नेशनल बिल्डिंग में सिटीजन्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन को इनकरेज करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनिशियली फंडामेंटल राइट्स पर ज़्यादा फोकस किया था, लेकिन बाद में यह फील हुआ कि एक बैलेंस्ड सिस्टम के लिए सिटीजन्स की ड्यूटीज़ भी क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। इसलिए स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए जाएं, ताकि सिटीजन्स को डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए गाइड किया जा सके। इस रिकमेंडेशन के बेसिस पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पार्ट 4A आर्टिकल 51A में इंसर्ट किया गया, जहां इन ड्यूटीज़ को फॉर्मली इंक्लूड किया गया। अब ये इंट्रोड्यूस हुई थी तब ये टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। बाद में 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू एक और इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऐड की गई, जिससे अब ये टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई हैं। ये 11th ड्यूटी ये कहती है पेरेंट्स या गार्जियन का ये ड्यूटी है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें। ये प्रोविज़न इनडायरेक्टली राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A से कनेक्टेड है और एजुकेशन को एक नेशनल प्रायोरिटी बनाता है। अब चलिए बात करते हैं जो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनको बारी बारी से एक एक हम देखेंगे। पहला है रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल सिंबल। हर सिटीजन्स का ये ड्यूटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करे। सेकेंड, फॉलो द आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। सिटीजन्स को फ्रीडम फाइटर के आइडियल को फॉलो करना चाहिए, जैसे सेक्रीफाइस, पैट्रियोटिज्म और जस्टिस, ताकि देश की डेमोक्रेटिक वैल्यू बनी रहे। प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। हर सिटीजन्स का ड्यूटी है कि वो इंडिया के सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करे और किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करे जो देश को वीक करे। फोर्थ पॉइंट, डिफेंड द कंट्री। जब भी ज़रूरत हो सिटीजन्स को देश की रक्षा के लिए रेडी रहने चाहिए और नेशनल सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। फिफ्थ, प्रोवाइड हार्मनी एंड ब्रदरहुड। सिटीजन्स को रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन के डिफरेंस को इग्नोर करके हार्मनी और ब्रदरहुड प्रमोट करने चाहिए। सिक्स, प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज। इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना हर सिटीजन्स का ड्यूटी है, ताकि डाइवर्सिटी और ट्रेडिशन सर्वाइव कर सके। सेवंथ, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। हर सिटीजन्स का ड्यूटी है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करे और लिविंग क्रिएचर के पार्ट कंपैशन रखे। एट, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। सिटीजन्स को साइंटिफिक थिंकिंग, ह्यूमनिज्म और एक्वायर स्पिरिट डेवलप करनी चाहिए, ताकि सोसाइटी प्रोग्रेसिव और रेशनल बने। नाइन्थ, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना गलत है, इसलिए सिटीजन्स को पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना और वायलेंस अवॉइड करने चाहिए। टेंथ, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। हर सिटीजन्स को अपने पर्सनल और कलेक्टिव लाइफ में एक्सीलेंस अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि नेशन ओवरऑल प्रोग्रेस करे। 11th, प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन। पेरेंट्स और गार्जियन का ये ड्यूटी है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करे। ये ड्यूटी 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ऐड की गई। ये रहा टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़।